10 कदमों से बढ़ती हुई घर जा रही थी। रिक्शा से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए कविता बड़बड़ा रही थी। आज तो पिताजी को दवा देने का समय भी निकल गया। इतनी देर हो गई है, पिताजी भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से मन ही मन बातें करते हुए वह हरिप्रसाद निवास पहुंच गई। 60 साल के हरिप्रसाद जी कविता का इंतजार कर रहे थे। वह अपने बेड पर लेटे हुए थे और उनकी आंख लग गई थी। घर में नौकरानी सुशीला भी कविता का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में हरिप्रसाद आवाज में घंटी बजती है। नौकरानी सुशीला फट से जाकर दरवाजा खोलती है और झट से बोल पड़ती है, दीदी, पिताजी आपका इंतजार करते करते सो गए। कविता अलमारी की डोर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का गिलास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही कविता हरिप्रसाद जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, मानो उसके कदमों की आहट से हरिप्रसाद जी की हल्की नींद टूट जाती है। वह बड़े स्नेह से बोल पड़ते हैं, कविता बेटा, अंदर आ जाओ। कविता सोच में पड़ जाती है कि हमेशा पिताजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि मैं उनके कमरे के बाहर हूँ। घर पर तो सुशीला भी है। कविता दरवाजा खोलते ही अपनी मीठी आवाज में बोलती है, पिताजी, आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि मैं हूँ? कविता ने बड़े प्यार से हरिप्रसाद जी को दवा खिलाते हुए आदेश देते हुए लहजे में कहा, पिताजी, आप भी हद करते हैं। मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं खा लेते? हरिप्रसाद जी कविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी, अब यह जिंदगी तुझे देखकर ही कटेगी। अर्जुन के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है। अर्जुन हरिप्रसाद जी का इकलौता बेटा था जो सेना में तैनात था। एक आतंकवादी हमले में अर्जुन शहीद हो चुका था। इस घटना को 5 साल हो चुके थे और उनकी याद में हरिप्रसाद जी पल पल तड़पते थे। कविता, जो अर्जुन की मंगेतर थी, वह हरिप्रसाद जी का ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे उनकी बेटी हो। कविता और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी शादी होने वाली थी, मगर 10 जनवरी का वह मनहूस दिन था जब अर्जुन एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। अर्जुन की मृत्यु के बाद हरिप्रसाद जी अकेले रह गए थे। अर्जुन की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। कविता का हरिप्रसाद जी से गहरा लगाव था। यही वजह थी कि कविता हरिप्रसाद जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। कविता एक बेटी और बेटे दोनों का फर्ज कुंवारी बहू बनकर निभा रही थी। कविता के पिता रमेश लाल पिछले 5 साल से उसकी शादी के लिए उसे मना रहे थे कि वह अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मगर कविता की जिद थी कि वह शादी नहीं करेगी। वह हरिप्रसाद जी की देखरेख करेगी। वहीं हरिप्रसाद जी भी कविता को अपना घर बसाने के लिए कहते कहते थक चुके थे, मगर कविता अपनी जिद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण कविता के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो अर्जुन की सूरत बसी हुई थी। उधर हरिप्रसाद जी हर किसी से यही कहते थे कि उन्होंने कोई बहुत ही पुण्य का काम किया होगा जो उन्हें कविता बेटी के रूप में मिली। वह हर दिन ईश्वर से उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते थे। वह यही चाहते थे कि कविता के हाथ जल्दी पीले हो जाएं। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़ा दुख सह लिया था। शायद कविता की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी जिंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कविता समाज कार्य में दिलचस्पी रखती थी। उसने एक अनाथ बच्चों के आश्रम में काम करना शुरू कर दिया था। कविता का समय वहां कब गुजर जाता उसे पता ही नहीं चलता। वह हरिप्रसाद जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वह अपना गम भूल चुकी थी। कविता का यह समर्पण आश्रम की ट्रस्टी के बहुत करीब ले आया था। वहां की ट्रस्टी सरोजनी जी कविता को बहुत पसंद करने लगी थी। वह मन ही मन में उसे अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखने लगी थी। सरोजनी जी का बेटा राहुल अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। सरोजनी जी चाहती थी कि उनका बेटा किसी विदेशी से शादी न कर ले, इसीलिए वह उसके लिए लड़कियां देख रही थी। राहुल हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए माँ से यही कहता था, माँ, तेरा ये बेटा किसी विदेशी से शादी नहीं करेगा। तू जहाँ चाहेगी तेरा बेटा वहीं शादी करेगा। माँ, बस मुझे कुछ समय आजाद रहने दो कि बंधन में अभी मैं नहीं बंधना चाहता। सरोजनी जी इस बार राहुल के भारत आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वह राहुल की सगाई करवाकर ही उसे भेजेंगी। इधर सरोजनी जी कविता के परिजनों से भी मिलने जुलने लगी थी, जिससे शादी की बात करने में आसानी रहे।
सरोजनी जी ने कविता के परिजनों से कविता का हाथ मांगते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वह उसे हमेशा खुश रखेंगे। कविता के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वह बस कविता की हाँ का इंतजार कर रहे थे। जब कविता से इस रिश्ते की बात की गई तो कविता ने साफ मना कर दिया। कविता के दिल और दिमाग में अर्जुन छाया हुआ था। कविता के परिजनों ने हरिप्रसाद जी से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वह कविता को समझाए, क्योंकि कविता उनकी बात कभी नहीं टालती। अगली सुबह जब कविता हरिप्रसाद जी के घर उनकी रोज की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। कविता हमेशा की तरह यह बात सुनकर उदास होकर बोल पड़ी, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं है पिताजी? अगर ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने दोबारा कभी नहीं आऊंगी। हरिप्रसाद जी ने यह सुनकर दुखी स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं आज हूं और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। बेटा, तुमको क्या लगता है तुमको दुखी देखकर अर्जुन खुश हो रहा होगा? नहीं, कभी नहीं। उसके खातिर मान जाओ बेटा। आखिरकार हरिप्रसाद जी ने कविता को शादी के लिए मना ही लिया। उधर राहुल 1 महीने के लिए भारत आया। सरोजनी जी ने राहुल के सामने कविता का रिश्ता रखा। राहुल ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, माँ, पहले मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ। राहुल और कविता की मुलाकात का समय निर्धारित किया गया और वह दिन आया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। कविता साधारण लड़की थी। साज श्रृंगार से उसे कोई खास लगाव नहीं था। अर्जुन के जाने के बाद वह सब कुछ भूल ही चुकी थी। कविता ने माँ के कहने पर गुलाबी रंग की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कविता अपने परिजनों के साथ एक होटल में पहुंची, जहां राहुल अपनी माँ के साथ पहले से मौजूद था। राहुल और कविता ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। सब कुछ बेहद औपचारिक चल रहा था। राहुल कविता को निहार रहा था, मगर बेहद रुखे अंदाज में। उधर कविता बहुत ही झेप रही थी। तभी राहुल ने कविता के सामने सवाल किया, आपको तो पता ही होगा, मैं अमेरिका में रहता हूँ। आप इतनी साधारण हैं, वहां खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी? कविता सिर झुकाकर बिना कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। कविता का शांत रहना राहुल को बहुत खटक गया। दोनों परिवार आपस में औपचारिक मुलाकात करने के बाद होटल से निकल पड़े। राहुल को यह मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि वह जिस तरह की लड़की चाहता है, कविता तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उधर कविता अपने पिताजी को समझाने में लगी थी कि राहुल उसके टाइप का लड़का नहीं है। मुझे उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली मुलाकात में ही राहुल और कविता दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहना चाहते थे। सरोजनी जी ने कविता की माँ से बात करते हुए इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। दोनों ने यही निर्णय लिया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें। जैसा दोनों परिवारों ने सोचा, वही हुआ। अगले दिन कविता अपने रूटीन के अनुसार बेहद ताजा मूड में हरिप्रसाद जी से मिलने पहुंची। आज कविता बहुत खुश लग रही थी। हरिप्रसाद जी ने उससे झट से पूछा, आज बहुत खुश हो बेटा, क्या बात है? लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर कविता ने पिताजी कहते हुए उनकी तरफ खिलखिलाते हुए कहा, पिताजी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उस लड़के को। इस पर हरिप्रसाद जी भी हंस पड़े। उनसे रहा नहीं गया और वह बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिसने तुझे रिजेक्ट किया? लगता है मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी। आखिर में भी तो समझू माजरा क्या है। कविता ने राहुल की तस्वीर मोबाइल पर दिखाते हुए कहा, यही है वह, विदेशी लल्लू। पता नहीं खुद को क्या समझता है। जाकर किसी विदेशी से शादी कर ले। हरिप्रसाद जी मन ही मन उसकी बातें सुनते रहे और खामोश थे। उन्हें राहुल एक नजर में ही पसंद आ गया था। वह यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने कविता की जिंदगी में राहुल के रूप में खुशियां भेजी हैं। अब दोनों को एक करना ही होगा। कविता और राहुल की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब सामान्य हो रहा था। कविता ने सोच लिया था कि अब उसके रिश्ते की कोई बात नहीं करेगा, मगर नियति कुछ और ही चाहती थी। राहुल अपनी माँ के साथ आश्रम आने लगा। वह कविता को काम करते देखता। इतनी मेहनत, बच्चों से प्रेम से बात करना और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उनके साथ खेलना उसे आकर्षित करने लगा।
राहुल कविता को चोरी छिपे देखने लगा था। इस बात को सरोजनी जी जान चुकी थी। ये उनके लिए अच्छे संकेत थे। इस बात की जानकारी कविता के माता पिता को चली तो वे बहुत खुश हो गए। उनके सामने अब समस्या कविता की हाँ की थी, जिसका निदान हरिप्रसाद जी के पास ही था। राहुल ने कविता से बातें शुरू कर दी थी, मगर यह कविता को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उससे दूर भागने की कोशिश करती तो वह किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने का प्रयास करता। इस तरह से 15 दिन कट गए। अब कविता भी राहुल से बातें करने लगी। दोनों नजदीक आ रहे थे। ये बातें कविता ने हरिप्रसाद जी को बताई तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से कविता से पूछा, क्या उसको भी यह विदेशी लल्लू पसंद आ गया है? कविता ने उनकी बात हंसी में टाल दी। कविता अब धीरे धीरे राहुल के करीब आ रही थी। कविता सोच में पड़ गई थी कि उसने राहुल को जैसा समझ रखा था वह वैसा नहीं है। हरिप्रसाद जी ने बेटी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और शादी के लिए हाँ करने को कहा। कविता ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। राहुल को 15 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। आखिरकार शादी का वह शुभ दिन भी आ गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद राहुल के जाने का समय आ गया। कविता का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था। उसे पासपोर्ट मिलने तक का इंतजार करना था। राहुल के जाने के बाद कविता दिन गिन रही थी कि वह कब राहुल के पास पहुंचे। कविता और सरोजनी जी आश्रम में पहले की तरह जाने लगी। अब कविता वहां बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। कविता का पासपोर्ट बनकर आ चुका था और कविता राहुल से मिलने को बेसब्र थी। एयरपोर्ट पर कविता को विदा करने के लिए कविता के माता पिता और सभी परिजन, सरोजनी जी और हरिप्रसाद जी भी मौजूद थे। कविता को भीगी आंखों से विदा किया। कुछ ही घंटों में कविता राहुल के साथ थी। राहुल ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर चलने लगा, जहां कविता उसे देखकर बेहद खुश थी। मगर राहुल के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी, जो कविता समझ नहीं पा रही थी। राहुल का बदला व्यवहार उसे बेहद परेशान कर रहा था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही राहुल ने कहा, अब तुम आ चुकी हो, धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज सब समझ जाओगी। कविता को उसकी बातों में बहुत ही अजीब सा लगने लगा। वह राहुल के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। रुकते ही नौकर तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। कविता भी उस बंगले को निहार रही थी कि तभी टेरेस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। वह राहुल से पूछ बैठी, वह कौन है? राहुल उसकी बात को टालते हुए कहता है, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। कविता घर में प्रवेश करती है। वह आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर राहुल और टेरेस पर खड़ी लड़की की तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देखकर कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही वह राहुल से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटी, वैसे ही वह टेरेस वाली लड़की राहुल के गले लग जाती है। वह राहुल के गालों पर चूमते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुझे, बहुत दिन लगा दिए। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब कविता को समझते देर नहीं लगी। वह खुद को ठगा सा महसूस करते हुए अपने हाथों की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वह उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहने लाल चूड़े चीख रहे थे कि तुम्हें धोखा दिया गया है। राहुल कविता से कहता है, यहाँ तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। वह हंसते हुए बोल पड़ता है, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। और हाँ, इस बारे में माँ बाप से कुछ भी बताया तो वापस भारत जाने लायक नहीं बचोगी। कविता के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। राहुल अपने कमरे में जा रहा था और कविता उसे एक तक देखती रही। कविता की उदासी कोई चुपके से देख रहा था। 7 समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी नजरें कविता पर टिकी थीं। वह जब पार्क में आती तो वह भी वहां मौजूद रहता और उसे चुपके से देखता। यह और कोई नहीं, राहुल का दोस्त जॉन था। जॉन कविता और राहुल के बारे में सब जानता था, मगर राहुल को समझाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जॉन ने एक दिन कविता से बात करने की कोशिश की, मगर कविता ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन जॉन उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। इस बार कविता उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। कविता को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर जॉन से बात करती रही। जॉन ने उसे समझाया, तुम ये सब क्यों सह रही हो? तुम वापस भारत क्यों नहीं चली जाती? इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा।
कविता ने जॉन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालात को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही हरि प्रसाद जी और सरोजनी जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब तक कविता और जॉन अच्छे दोस्त बन गए थे। जॉन बात बात पर कविता को भारत चले जाने के लिए प्रेरित करता। वह कविता को समझाता कि राहुल ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। अगर तुम चाहो तो उन सब का बदला लेते हुए उसे उसके लिए सजा भी दिलवा सकती हो। जॉन की यह बात कविता के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया था कि वह राहुल को उसके के की सजा दिलवा कर रहेगी। उसने जॉन की मदद से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक शिकायत की। इसमें उसने अपनी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू हो जाती है। पुलिस राहुल को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस को कई ऐसी लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं। लड़कियों का आरोप था कि राहुल ने उन्हें शादी का झांसा देकर उनकी अस्मत से खिलवाड़ किया था। मामला अब गंभीर हो चुका था। इसकी खबर मीडिया में भी आने लगी थी। अब बात फैल रही थी और राहुल की गिरफ्तारी की खबर भारत भी पहुंच चुकी थी। सरोजनी जी और कविता के माता पिता के पैरों से मानो जमीन ही सरक गई। वे सभी बेचारी कविता के बारे में सोच सोच कर दुखी हो उठे कि उनकी बेटी ने पराये देश में कितना दुख सहा और उन्हें खबर तक नहीं होने दी। इस घटना के सामने आते ही सरोजनी जी कविता के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। कविता सभी से मिलकर भावुक हो उठती है और सबको गले लगाकर रोने लगती है। सरोजनी जी अपने बेटे के किए हुए पर बहुत शर्मिंदा थीं। उन्होंने कविता से वादा किया कि वह अपने बेटे को सजा दिलवाकर रहेंगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर सरोजनी जी एक पक्की महिला थीं। नारी सम्मान के लिए वह कुछ भी कर सकती थीं। राहुल का केस कोर्ट पहुंचा, जहां तमाम सबूत राहुल के खिलाफ थे। कोर्ट ने राहुल को 7 साल की सजा और जुर्माना का दंड सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद जॉन और कविता ने चैन की सांस ली। कविता ने जॉन का शुक्रिया अदा किया कि अगर वह नहीं होता तो वह राहुल के जुल्म सहती रहती, और जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार होता है। उधर सरोजनी जी ने कविता से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी। कविता ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और नम्रता के साथ कहा, मैंने आपको माँ कहा था और माँ हाथ नहीं जोड़ा करती। कविता ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके आने से कई मासूम लड़कियों को न्याय मिला जो राहुल का शिकार बनी थी। कविता सबके साथ भारत वापस आ गई। उधर सरोजनी जी ने अपने आश्रम का सारा काम कविता को सौंप दिया। सरोजनी जी बेटे के गम में बीमार पड़ गई थीं। कविता ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया, पर उसका दिल पत्थर का हो चुका था, जहां किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये बात कविता के माता पिता के साथ साथ हरि प्रसाद जी और सरोजनी जी भी समझ चुकी थी। उधर कविता सामाजिक काम में ज्यादा समय गुजारने लगी। अब उसने सखी नाम की एक संस्था भी खोली। ये संस्था उन महिलाओं के लिए थी जिन्हें विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता था। वह ऐसी लड़कियों के लिए आवाज उठाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसकी संस्था ने काफी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील भी जुड़ गए। कविता अब सबकी कविता दीदी बन चुकी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।